वीडियो। अर्पण, अब मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। ठीक है, बोलना शुरू कर दो, बस बंद कर कि हाँ हाँ मित्रों, मुझे आप क्षमा करें, मुझे ये डिजिटल टेक्नोलॉजी बहुत आती नहीं है। हालांकि मैं इसके सिद्धांत थोड़े गहराई से समझता हूँ, लेकिन व्यवहार नहीं समझता। और सबसे पहले तो मैं एक छोटी सी प्रार्थना से शुरू करूँगा। आमतौर पर प्रार्थना संस्कृत में पढ़ी जाती थी और मैं संस्कृत में पढ़ी प्रार्थना का बहुत प्रशंसक नहीं हूँ, लेकिन अभी आज मुझे लगा कि मैं अनुपम जी पे बोलने से पहले कुछ लोगों की प्रणति करूं। तो सबसे पहले तो मन्ना जी की प्रणति, उनके प्रति मेरा आदर भाव व्यक्त कर रहा हूं, क्योंकि वो हमारी भाषा के अद्वितीय कवि हैं। और अनुपम जी के पिता तो खैर हैं ही, नंदी दीदी के पिता हैं। उनके बहुत से बेटों और नंदी जी से मेरा परिचय है। तो मैं मन्ना जी के आगे सिर झुकाता हूँ, मैं मंजू भाभी के आगे सिर झुकाता हूँ, क्योंकि मेरे मन में उनके प्रति असीम आदर है। वो जिस तरह अनुपम जी के साथ खड़ी रही ताउम्र, और मैं ये कह दूं चलते चलते कि अनुपम जी के साथ रहना जितना आनंददायक रहा होगा, उतना ही बीहड़ भी रहा होगा। और मैं तो अनुपम जी और मंजू भाभी की जोड़ी को शिव पार्वती जैसी जोड़ी ही समझता हूँ। और इसमें एक छोटा सा व्यक्तिगत संस्मरण भी है कि संयोग ऐसा हुआ कि मैं पेरिस में था और मंजू भाभी और अनुपम जी भी वहाँ पेरिस में थे। अनुपम जी एक व्याख्यान देने वहाँ आए हुए थे और मुझे याद नहीं मैं वहाँ क्यों था, मैं भी वहाँ किसी फेलोशिप वगैरह पे था। तो ये तय हुआ कि मंजू भाभी को और अनुपम जी को खाना खाने ले जाऊंगा शाम को। तो अनुपम जी तो फिर भी शाकाहारी हैं और प्याज और लहसुन खा लेते हैं, लेकिन मंजू भाभी तो लहसुन भी नहीं खाती और प्याज भी नहीं खाती। तो फ्रांस पेरिस में एक जगह सांदेनी, वहाँ खोज हुई। मेरे साथ मेरी गुरु बहन थी नवजोत हंसरा, जो बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी हैं। कुमार शाहनी की और मनी कौल की फिल्मों में उन्होंने काम भी किया है। तो उनके साथ मिलके हमने खोजना शुरू किया। अब एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा खाने की दुकान, रेस्टोरेंट में हम लोग चले जा रहे हैं और वहाँ ऐसे कोई जगह ही नहीं मिल रही। पेरिस में ज़्यादातर जो भारतीय खानों की दुकानें हैं वो तो या तो श्रीलंका के निवासियों की हैं या पाकिस्तानी, और नाम होता है राजस्थान रेस्टोरेंट या गुजरात और ये वो। अब वो मिले ही ना, हर जगह प्याज और लहसुन होता ही था। अंत में एक कुर्दिश रेस्टोरेंट में ऐसा खाना मिला, लेकिन बीच बीच में मंजू भाभी ने कम से कम 10 से 15 बार ये कहा कि नहीं, रहने दीजिए भैया, क्या ज़रूरत है। मतलब वो हम लोग प्रयास कर रहे थे, हमको जितना संकोच उनको लिए खाना न जुटा पाने में हो रहा था, उससे कहीं अधिक उन्हें हो रहा था। ऐसे संकोच की मैं के आगे
के प्रति मेरी प्रणति है। दूसरा ये कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अनुपम जी जैसे सरल आदमी के विषय में, एक ऐसे आदमी के विषय में जिसका इस पारंपरिक विवेक के साथ बहुत गहरा तादात्म्य रहा है, बात करना बड़ा विडंबनापूर्ण है। क्योंकि ये आप अगर ध्यान दें तो ये एक तरह का ये जो फेसबुक पे या जिस भी तरह से हम लोग यहाँ बातें करते हैं, ये बड़ा आत्म विमोहात्मक माध्यम है, नार्सिसिस्टिक है। क्योंकि आप पूरे वक्त इसमें खुद को देखते रहते हैं, जो बड़ी अजीब सी बात है। कबीर का वो याद आता है कि आपनी मूर्ति देख के भूखी भूखी मर जाए। तो शायद आप इस छोटी सी वार्ता के बाद मैं भोंक भोंक के मर चुका होऊंगा संभवतः। तो ये, और अनुपम जी जैसा व्यक्ति जिसने हमेशा दूसरों में अपना चेहरा देखा। अनुपम मिश्र ने कभी अपना चेहरा अपने में नहीं देखा। उन्होंने हमेशा लोगों की कार्य प्रणालियों में, की प्रक्रियाओं में अपना चेहरा देखा। पानी बचाने वाले समाज के में अपना चेहरा देखा, मिट्टी बचाने वाले समाज में अपना चेहरा देखा, पेड़ बचाने वाले उत्तराखंड के समाज में अपना चेहरा, बचाने की प्रक्रियाओं में अपना चेहरा देखा। इस अर्थ में भी एक ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उनके विषय में बात करना बड़ा अजीब सा है। ये नहीं कि मुझे इस माध्यम पर मैंने बात न की हो, वो बहुत की है, लेकिन विशेष रूप से अनुपम जी के विषय में बात करते हुए ये बड़ा अटपटा है। इसीलिए शायद थोड़ा सा देरी भी हुई, वो हो नहीं रहा था। और ऐसा बिल्कुल अगर सामने होता तो बिल्कुल ऐसा न होता, लेकिन अब मजबूरी है, अर्पण जी की भी मजबूरी है, जिनका मैं बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। और मैं बिल्कुल, अर्पण जी अगर सुन रहे हैं तो मैं उन्हें बता दूं कि मैं बिल्कुल अनुपम जी पर बोलने के लिए अयोग्य हूँ, लेकिन फिर भी आपने बुलाया है। ये मैं अपने पर आपकी कृपा ही मान रहा हूँ, क्योंकि मैं अनुपम जी का मित्र, सखा, उनके काम को देखने वाला, उनके सहारे भारतीय सभ्यता को समझने वाला तो हूँ कुछ हद तक, लेकिन उनके जैसे व्यक्तित्व पर बोलने का अधिकार हम में से शायद ज़्यादातर लोगों को नहीं है। या तो हम कभी उनके गद्य की प्रशंसा करेंगे या कभी किसी एक काम की, लेकिन ऐसा व्यापक काम और दृष्टि जिस व्यक्ति की हो, उस पर बोलना सचमुच बहुत कठिन है। और ये मैं विनम्रतावश नहीं कह रहा हूँ, मैं वैसे भी विनम्रता के लिए जाना नहीं जाता। एक दो व्यक्तिगत बातें करूँगा और उसके बाद फिर मैं कुछ अनुपम जी के काम में जो काम से उठने वाले जो व्यापक प्रश्न हैं उन पर आपका ध्यान खींचने की कोशिश मैं करूँगा। कुछ दिन अनुपम जी और मैं एक साथ दक्षिण फ्रांस में नॉन्त में थे, और वहाँ मैंने देखा कितने मतलब बाल सुलभ और कैसे उनका जो इनोसेंस है वो कितनी ऊंचे दर्जे का था, वो कि वहाँ आने पर वे हर एक के लिए, वहाँ जो भी लोग थे उनमें से हर एक के लिए कोई ना कोई छोटी बड़ी छोटी छोटी भेंट लेकर आए थे। उनको हर व्यक्ति के बारे में वहाँ नॉन्त में, क्योंकि वो पहले वहाँ आ चुके थे, सबके बारे में कुछ ना कुछ वो छोटी सी छोटी, और ये सिर्फ स्मृति चिन्ह जो थे, सिर्फ इतना था, उनकी जैसे मानवीयता का रूपांकरण हो इन छोटे छोटे उपहारों में, सबको लेके आए थे। और सारे लोग अनुपम जी के प्रति, जो भले उनके काम से बहुत वाकिफ नहीं भी थे,
उनके प्रति इतने अधिक कृतज्ञता बोध से भरे हुए थे कि जो कहना मुश्किल है। और वहां जब मेरी उनसे भेंट हुई तो उन्होंने पहला प्रश्न मुझे ये कहा कि आप सुबह नाश्ता वगैरह कहाँ करते हैं। मैंने कहा कुछ है नहीं ऐसा, खुद बनाना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कल से आप रोज सुबह हम जहाँ ठहरे वहाँ आइए, तो हमारे साथ ही करिए। ये आमतौर पर लोग कम करते हैं। एक तो भारतीय जब विदेश जाते हैं तो विदेशियों से ज़्यादा, यूरोपियन से ज़्यादा यूरोपियन हो जाते हैं, क्योंकि नकल पूरे वक्त करना होती है उनको बेचारों को। तो वो पूरा उनका जो एक तरह से परंपरा सुलभ जो लोक व्यवहार है वो भूल जाते हैं और वहाँ की तरह नकल करने लगते हैं, इंडिविजुअलिज्म और वगैरह जो भी उन्होंने शब्द सुन रखे हैं। और ऐसे मैंने बहुत उदाहरण देखे हैं विदेश में। लेकिन अनुपम जी वहाँ भी बिल्कुल होशंगाबाद के या किसी छोटे शहर के कस्बे के नागरिक के रूप की तरह अपने स्वभाव के अनुरूप उन्होंने हमको आमंत्रित किया और हम रोज़ उनके साथ जाके बैठते थे। उनके साथ सुबह भाभी सब ये नाश्ता वगैरह बनाती थी। और यही नहीं, भाभी ने से उन्होंने, अनुपम जी ने मुझे कहा कि ये मंजू के पास अभी फ़िलहाल कोई ऐसा काम तो नहीं है, तो हमारा जो उपन्यास है उसकी शुरू की सारी टाइपिंग वहाँ मंजू भाभी ने की थी। दूसरे के प्रति इतनी चिंता, दूसरे के प्रति अपने को झोंक देने का जो जज्बा, वो आप इन छोटी छोटी सी घटनाओं में देख सकते हैं। फिर मेरा एक बड़ा सा ऑपरेशन हुआ किडनी ट्रांसप्लांट का। तो मैं दिल्ली में था। ऑपरेशन के बाद मैं घर में रह रहा था। हमने एक मकान लिया हुआ था किराए पर, तो उसमें मैं रह रहा था। उसमें बहुत इन्फेक्शन वगैरह की गुंजाइश ज़्यादा होती हैं, तो अनुपम जी को ये पता था। तो वो लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन बहुत मुश्किल से बस में बैठकर, क्योंकि वो कोई गाड़ी नहीं चलाते थे। आज राकेश सुबह बता रहे थे मुझे, राकेश दीवान, की उनको तो साइकिल चलाते भी नहीं बनती थी। तो बस में बैठ के बहुत देर उनको लगती होगी बस में वहाँ आने में, जहाँ मैं रह रहा था वहाँ तक। रोज हर दूसरे तीसरे दिन वो आते थे और चुपचाप बैठे रहते थे। थोड़ी हमारे ऐसी बातें होती थी और उसके बाद वो सिर्फ उनकी उपस्थिति मात्र से बहुत आनंद मद में होता था और मैं कृतज्ञता से भर जाता था। वो फोन भी कर सकते थे आने के स्थान पर, लेकिन वे आते थे स्वयं, वहां बैठते थे आके थोड़ी देर मेरे साथ, और फिर वो जाते थे और वो कहते थे, हमारी बहन वहाँ हमारी देखरेख करती थी, तो उनसे कहते थे कि अगर मैं ज़्यादा बैठ जाऊं तो आप मुझे जाने का कह दीजिएगा। अब देखिए इतना, मतलब अनुपम मिश्र कोई साधारण व्यक्ति थे जो जिनसे कोई ऐसा कह सकता हो, लेकिन ऐसे उनमें ये बात थी, गहराई से थी। और ये अद्भुत बात थी उनमें कि अपने दोस्त से मिलने गए हैं, लेकिन उसमें भी अपनी अकिंचनता को भूले नहीं है। और मैं कभी उन क्षणों को, बाकी बहुत सैकड़ों मुलाकातें हमारी हुई हैं उनसे, बहुत बातें होती थी। अनुपम जी के काम को मैं काफ़ी व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ। उनका काम असाधारण काम है। ऐसा काम भारत में बहुत बहुत कम लोगों ने किया है। ऐसी समझ भारत के, आधुनिक भारत में बहुत कम लोगों को है। और ये 200 साल के इतिहास में पिछले ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इस आधुनिकता के बीच परंपरा के विवेक को थामे रखा हो।
ऐसे बहुत कम लोग हैं। जाहिर है पहले व्यक्ति तो इसमें, महानतम व्यक्ति तो इसमें महात्मा गांधी रहे ही हैं, और महात्मा गांधी इन सारे लोगों के एक तरह के पितृपुरुष भी हैं, जिन्होंने इस आधुनिकता के बीच में परंपरा के विवेक पर भरोसा किया। ये भरोसा किया कि ये सभ्यता अपने विवेक के आधार पर सक्रिय हो सकेगी। ये बात, ये इन्हीं लोगों की श्रृंखला में अनुपम जी का स्थान बहुत बड़ा है। सभ्यताएं सब एक सी नहीं होती हैं। सभ्यताओं का जो स्वभाव होता है वो अलग अलग हुआ करता है। सारी सभ्यताएं एक सी नहीं होती हैं। भारत या पारंपरिक जो सभ्यताएं हैं, जिसमें भारत है, एशिया की तमाम जो सभ्यताएं हैं, भारत जिसमें मुख्य है। एक जमाने तक चीन भी था, अब तो चीन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। ये सभ्यताएं, एशियाई सभ्यताएं, इनमें नैरंतर्य मुख्य बात होती है और बदलाव अंतरिम होता है। यानी बदलाव इसलिए इनमें आता है, इन सभ्यताओं में, कि निरंतरता बनी रहे। तो नैरंतर्य, जो निरंतरता है, वो स्थायी भाव है इनका, और बदलाव अंतरिम है। कि बदलाव इसलिए आप करते हैं ताकि वो नैरंतर्य बना रह सके। नैरंतर्य के बने रहने के लिए, बनाए रखने के लिए उसमें बदलाव, छोटे मोटे बदलाव आते रहते हैं। ये पारंपरिक सभ्यताओं का स्वभाव है ये। जबकि आधुनिक सभ्यताएं, उसको अकेले यूरोपियन में इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि भारत में भी आधुनिक सभ्यता का बहुत व्यापक प्रभाव है। ये सोचना कि भारत आज पूरी तरह पारंपरिक समाज की तरह है, झूठ बात है, और आपको सबको पता है कि ये झूठ बात है। भारत में ये आधुनिक सभ्यताओं में बदलाव स्थायी होता है और नैरंतर्य जो है वो अंतरिम होता है। यानी इनमें जो बदलाव है वो निरंतर होना चाहिए, लगातार बदलाव, नई से नई चीज आती जाए। ये इनका मूल स्वभाव है आधुनिक सभ्यता का। और नैरंतर्य उसमें अंतरिम होता है, यानी एक बदलाव से दूसरे बदलाव पर जाने के दौरान छोटा सा एक नैरंतर्य होता है, फिर एक बदलाव आता है, फिर एक बदलाव आता है। इसीलिए नवीनता इसमें बहुत बड़ा मूल्य है। यानी आप यहाँ की कलाएं देख लीजिए, या यहाँ के विज्ञान देखिए। विज्ञान तो खैर मुख्य इसीलिए हो जाता है ऐसी आधुनिक सभ्यता में, इसीलिए विज्ञान केंद्रीय है, क्योंकि विज्ञान की, आधुनिक विज्ञान की, साइंस जिसको हम अंग्रेजी में साइंस कहते हैं, विज्ञान का तो विशिष्ट ज्ञान होता है। विशिष्ट ज्ञान तो हर सभ्यता का होता है, लेकिन जिसको हम मॉडर्न साइंस कहते हैं, आधुनिक साइंस कहते हैं, उसमें नए से नई चीज पैदा हो, ऐसा उसका, और उसके कारण टेक्नोलॉजी में नई से नई चीज पैदा हो निरंतर, ये उसका मूल स्वभाव है। और ये आधुनिक सभ्यता की चालक शक्ति है। आधुनिक सभ्यता की चालक शक्ति आधुनिक टेक्नोलॉजी इसलिए है, आधुनिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी इसलिए है क्योंकि उसमें बदलाव केंद्रीय है, नैरंतर्य उसमें अंतरिम होता है। पारंपरिक सभ्यताओं में, पारंपरिक समाजों में जो नैरंतर्य या निरंतरता है वो स्थायी होती है और बदलाव अंतरिम होता है।
इसलिए उन समाजों में कला केंद्रीय होती है, क्योंकि कला में बदलाव इसलिए लाए जाते हैं कि निरंतर ये बना रहे। इसीलिए कालिदास की रचना आज भी उतनी ही आनंददायक है जितनी उदाहरण के लिए मुक्तिबोध की या रविन्द्रनाथ टैगोर की। तो इसलिए ये दो अलग किस्म की सभ्यताएं हैं और भारत में ये दोनों एक साथ चल रही हैं। उपनिवेशवाद ने हमें आधुनिक सभ्यता हमारे यहां स्थापित की, उसका प्रचार प्रसार किया, उसके लायक व्यवस्थाएं खड़ी कर दी, लेकिन फिर भी यहां का जो समाज है उसके अंदर ये जो पारंपरिक विवेक है, जो पारंपरिक अंतर्दृष्टि और स्वभाव है, वो जीवित बना रहा। ये चीन में उस हद तक नहीं हो पाया। मुझे याद है कि बहुत साल पहले भोपाल में जीपी देशपांडे आए थे। आपको पता होगा कि वो बहुत बड़े मराठी के नाटककार होते थे। मैंने उनसे कहा कि पारंपरिक चीन में क्या है, अभी क्या बाकी है पारंपरिक चीन का। तो उन्होंने कहा बहुत बाकी नहीं है। जो सांस्कृतिक क्रांति नाम की एक चीज हुई थी उसमें पूरे अतीत को नष्ट किया गया था। लोगों को पढ़ना चाहिए कि चीन में आज हम लोग बड़े उतावले हुए जा रहे हैं चीन बनने के लिए। और वो अभी तो एक सचिव महोदय ने कहा कि साहब हमको चीन बनना है तो थोड़ा लोकतंत्र कम करना पड़ेगा। चीन बनने लायक चीज नहीं है आज। चीन का अनुकार करने योग्य वो सभ्यता नहीं बची अब। तो ये एक ये समझने की पहली बात है कि जो चीन में अपनी पूरी स्मृति सांस्कृतिक क्रांति जो हुई, कल्चरल रिवॉल्यूशन हुआ, वो कितना घातक हुआ है ये इसका अध्ययन करने योग्य है। वो कैसे पूरी पुरानी चीजों को खत्म किया गया था। लेकिन भारत में वे अभी भी हैं। और अनुपम मिश्र, अच्छा, दूसरा आधुनिक सभ्यता में जो मैं बदलाव की बात कर रहा था कि बदलाव उसमें स्थायी होता है, उसका सबसे बढ़िया उदाहरण इस अर्थ में बदलाव को ही स्थायित्व के रूप में देखने की जहां तक बात है, इस अर्थ में वहां का ये जो मार्क्सिज्म है, यानी कम्युनिस्ट व्यवस्था है, और जो पूंजीवादी व्यवस्था है, इनमें फर्क नहीं है। ये दोनों ही बदलाव को स्थायी मानती है, क्योंकि ये आधुनिक सभ्यता के मूल में है। इसमें अच्छे बुरे की कोई बात नहीं है। यह बात अलग है कि मार्क्सियन जो मार्क्सवादी आलोचना है पूंजीवाद की, वो बड़ी महत्व की है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो दोनों में एक चीज सामान्य है, वो ये कि बदलाव केंद्रीय है, स्थायी है। अब भारतीय समाज में पारंपरिक जो समाज हैं उनमें चूंकि निरंतर केंद्रीय होता है, और मैंने जैसा आपसे कहा कि इसीलिए इनमें कलाएं केंद्रीय होती हैं, मुख्य होती हैं, विज्ञान और टेक्नोलॉजी नहीं होती। इसीलिए आप देखिए कि भारत में ये प्रश्न बहुत लोग उठाते हैं कि क्या कारण है कि भारत में टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं हो पाई, विज्ञान इतनी विकसित नहीं हो पाई, खासतौर पर आधुनिक साइंस जितनी यूरोप में हुई। इसका ठीकरा अलग अलग चीजों पे फोड़ा जाता है बिना समझे। वो इसलिए नहीं हुई कि भारत ने, इस सभ्यता ने
अपने स्वभाव से ही, अपने स्वभाव के कारण बदलाव को केंद्रीयकृत करने को मुख्य बनाने वाला जो विज्ञान और टेक्नोलॉजी थी, उसको स्वीकार नहीं किया। इस सभ्यता के स्वभाव ने ही नहीं किया। इसलिए हम पश्चिम से आधुनिक साइंस और टेक्नोलॉजी में पिछड़े, क्योंकि ये हमारे समाज का स्वभाव नहीं है, आज भी नहीं है। आज भी हम विज्ञान में जब भी करने को कुछ आगे बढ़ेंगे, हमको यूरोप की, अमेरिका की नकल करना पड़ती है। आज लोग बड़े खुश होते हैं कि साहब हमारे लोग आईटी प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन आईटी हमने बनाई है क्या? ये जो खेल है आईटी का, ये तो हमारा बनाया हुआ नहीं है। हम क्रिकेट में बड़े भारी खिलाड़ी भले हो जाएं, लेकिन क्रिकेट हमारा खेल तो नहीं है। इसका अर्थ ये है, जबकि कलाएं, इसीलिए आप देखेंगे कि इस सभ्यता में कलाएं और शिल्प, उनका जितना वैविध्य है और उनके जितने शास्त्र भारत में हैं, उतने दुनिया में किसी दूसरी सभ्यता में नहीं है। आप इसको इन्वेस्टिगेट कर लीजिए। जितने काव्य शास्त्र हमारे यहाँ हैं, जितने संगीत शास्त्र हैं, जितने नृत्य शास्त्र हैं, जितने चित्र के विषय में शास्त्र हैं, जितने शिल्पों के विषय में शास्त्र हैं, नाटकों के, नाट्य शास्त्र ही है और कई नाट्य शास्त्र, भाषा के विषय में जितना चिंतन हुआ है, क्योंकि ये सारी आप देखेंगे चीजें वो हैं जिनसे एक सभ्यता में स्थायित्व आता है। बदलाव इसका मतलब यथास्थितिवादी वगैरह, ये टर्मिनोलॉजी आधुनिक संसार की बनाई हुई टर्मिनोलॉजी है। इसके क्या इम्प्लीकेशंस है उसमें हम कभी और आ सकेंगे। इसीलिए आप देखिए, अच्छा, भारत में संस्कृति की जो कल्पना है वो प्रकृति से निरंतरता में है। भारत में संस्कृति प्रकृति के विरोध में खड़ी हुई नहीं मानी जाती। आपने बचपन में निबंध जो पढ़े होंगे ना, कि विज्ञान का काम है प्रकृति पर विजय प्राप्त, ये सारी आधुनिकता के प्रभाव में लिखे गए निबंध हैं या दृष्टियां हैं। भारत में संस्कृति की कल्पना प्रकृति की निरंतरता में है। एक छोटा उदाहरण आपको देता हूं। संगीत में 7 स्वर होते हैं, आपको सबको पता है, सारे गामा पाधा नी सा। इसमें सारे जो स्वर हैं उनकी एक दूसरे से दूरी लगभग बराबर है, अलावा पंचम के। पंचम थोड़ा सा उतनी दूरी पे नहीं है, खिसका हुआ है। इसी कारण असल में पंचम के थोड़े से खिसके होने के कारण ही सारी रागें बनी हैं। रागें नहीं बनी होती अगर ये पंचम भी बराबर उस दूरी पे होता, पंचम इसके मध्यम और धैवत के, तो वो इक्विडिस्टेंट नहीं है, बराबर की दूरी पे नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि आप जब दूसरे स्वर को पहला स्वर बनाते हैं, यानी ऋषभ को जब आप षड्ज बनाते हैं, तो जो पूरा चक्र बनता है स्वरों का वो बदल जाता है, क्योंकि वो जो दूरी है, जो समान दूरी, विषम दूरी है जो बीच में, वो सरकती जाती है। उसी से सारे रागों का की निर्मिति हुई है। वो लंबा अध्याय है, वो कभी और। तो हमने स्वरों को इसी जो स्वर बराबर की दूरी पर नहीं थे उसको सुधारा नहीं। यूरोप के संगीत में, आधुनिक संगीत जो बाख से माना जाता है, वहां सेबेस्टियन बाख से, उन्होंने इस स्वर को, पंचम को ठीक कर लिया, इसलिए वो टेम्पर्ड स्केल कहा जाता है। उस पर टेम्परिंग हुई, उसको सुधार हुआ उसमें। हमने पंचम नहीं सुधारा, पंचम जैसा था अपने आप बना था। यानी एक स्वर से दूसरे स्वर से तीसरे स्वर बनते हैं, जैसे वो स्वर थे प्रकृति में, जैसे बने थे सहज रूप से, उसी रूप में हमने उसको स्वीकार किया और पूरा संगीत की व्यवस्था खड़ी कर ली। जबकि आधुनिक सभ्यता में जो स्वर हमें सहज मिले हैं, उससे अलग
स्केल बनाया गया, टेम्पर्ड स्केल, और फिर संगीत की रचना हुई। ये फर्क है। अब इसीलिए आधुनिक सभ्यता में जहां बदलाव स्थायी होता है वहां वैज्ञानिक केंद्रीय होता है, टेक्नोक्रेट केंद्रीय होता है। और भारत जैसी सभ्यता में, पारंपरिक सभ्यताओं में, जो भारत किसी अंश में किसी हद तक है, कुछ बहुत थोड़े का अर्थ में है लेकिन है बहुत अर्थ, यहां टीकाकार होते हैं। टीकाकार यानी जो उपलब्ध ज्ञान है या उपलब्ध व्यवस्थाएं हैं या उपलब्ध लोक कौशल है, उसकी समकालीन पुनर्व्याख्या, उसको समकालीन समाज को, समकालीन समुदायों को उसको कैसे उपलब्ध कराएं, उसके लिए टीकाकार होते हैं। तो ये टीकाकार शब्द भी पुराना है काफी, भाष्यकार भी कहते थे संस्कृत में। उसका अर्थ ये होता है, मान लीजिए उसके उदाहरण है कि कालिदास जैसे हैं, तो कालिदास का नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, तो इसके एक राघव भट्ट नाम के हैं, इन्होंने टीका लिखी यानी उन्होंने कालिदास के नाटक को अपने समाज को, अपने समय के समाज को उपलब्ध कराने के लिए उस पर लिखा। कोई अर्थ नहीं निकाला, उन्होंने खोला उस नाटक को, लेकिन खोला उन अर्थों में जो, ताकि वो समकालीन समाज के लिए उपलब्ध हो सके, कि समकालीन समाज उसको ग्रहण कर सके। कालिदास का नाटक दोबारा नहीं लिखा, लेकिन उसकी एक नई व्याख्या लिखी। ऐसी व्याख्याएं, ये टीकाएं होती रहती हैं। मैं समझता हूं कि महात्मा गांधी इस सभ्यता के पहले बड़े टीकाकार हैं। उन्होंने इस सभ्यता की एक व्यापक स्तर पर एक टीका की और उन्होंने ये बताया कि यह सभ्यता असल में इस तरह सक्रिय होती थी, इसमें व्यवस्थाएं ऐसी होती थीं और आज ये ऐसी हो सकती है। टीका का अर्थ यह होता है कि आप एक हमेशा से चली आ रही या पहले से चली आ रही एक व्यवस्था की ऐसी व्याख्या करें कि वो उस समय के मनुष्य या समाज के लिए वो सुलभ हो जाए, उपलब्ध हो जाए, वो उसको स्वीकार कर सके, वो उसको उसमें सक्रिय हो सके। ये गांधी इस अर्थ में उन्होंने भारतीय सभ्यता की पुनर्व्याख्या नहीं की, टीका की। टीका में ये पुनर्व्याख्या जैसी चीज शामिल होती। उन्होंने कहा कि भारतीय समाज, उदाहरण के लिए उन्होंने कहा कि पंचायतें यहां निर्णय लिया करती थी, यहां सामुदायिक निर्णय जो होते थे वो पंचायतें लेती थी। यहां जो शासन था वो विकेंद्रीकृत था। वो कैसे था, और वो शासन आज अगर हम उसको दोबारा लाने की कोशिश करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, यानी इस निरंतर को बनाए रखने समाज के हमको कौन से बदलाव करने पड़ेंगे, उन बदलावों की चर्चा, बदलाव मिला के वो चर्चा गांधी जी ने की कि आज एक ऐसा समय आ गया है गांधी के हिसाब से जब राजसत्ता और जनता के बीच में एक बड़ा अंतराल पैदा हो गया है। इस अंतराल को दूर करने क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हमें अपनी पारंपरिक जो पंचायत व्यवस्था है उसमें कुछ बदलाव लाकर उसको लागू करना चाहिए। और उन्होंने 1920 के आसपास कांग्रेस में, जब वो राजनीतिक दल नहीं था, उसको लागू किया था। ये एक गांधी जी की टीका इस सभ्यता पे। एक टीका धर्मपाल ने लिखी की और उन्होंने कहा कि भाई इस देश में शिक्षा संस्थान बड़ी संख्या में होते थे और इसके लिए उन्होंने अंग्रेजों के किए सर्वेक्षणों को इकट्ठा किया। उनकी एक किताब है ब्यूटीफुल ट्री,
उसमें उन्होंने इकट्ठा किया और उन्होंने बताया कि हमारे देश में 1842 तक 3 गांवों के बीच में, देश के अनेक इलाकों में 3 गांवों के बीच में 2 स्कूल होते थे। 2 स्कूल होते थे। ये बहुत महत्व की बात है। ये धर्मपाल जी ने ये नहीं कहा कि 2 स्कूल होने चाहिए, उन्होंने कहा 2 स्कूल होते थे हमारे। ये टीका कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इन स्कूलों में जाने वालों में, और ये अंग्रेजों के किए सर्वेक्षण है, ये सर्वेक्षण किसी भारत व्याकुल व्यक्ति के नहीं है। उन्होंने ये भी बताया, जो सर्वेक्षण थे उनके आधार पर, कि यहां स्कूलों में जाने वालों की में बच्चों में 70% तक ऐसे छात्र होते थे जिन्हें आज, उन जातियों के थे जिन्हें आज दलित जातियां कहा जाता है। विलियम एडम्स नाम का एक आदमी था, उसका एक सर्वेक्षण था, और थॉमस मुनरो का एक सर्वेक्षण था, और एक और था। उसमें पूरा भारत आ जाता है इन 3 सर्वेक्षणों के। उनका ब्यूटीफुल ट्री नाम की किताब है, और वो सर्वेक्षण जो है वो इंटरनेट पे भी उपलब्ध हैं, और वो अंग्रेजों के किए सर्वेक्षण हैं। और इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में बैठ के उन्होंने वो हाथ से उतार के सारे, अब तो वो प्रकाशित भी हो गए, उनको आप देख सकते हैं। ये टीका इस सभ्यता की थी। उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि इसमें इतने होने चाहिए, उन्होंने सभ्यता की एक टीका की। और उन्होंने उदाहरण के लिए बताया कि यहां पंचायतें के चुनाव कैसे होते थे, घूमे देश भर में, और उन्होंने ये बताया। अनुपम जी ने जगह जगह जाके इस समाज की जो पारंपरिक प्रक्रियाएं थीं, जीने की, सहकार की, एक दूसरे के साथ मिल के जीने की, उन प्रक्रियाओं का कुछ लोक कौशल में कैसे निवेश हुआ, उसकी टीका की। अब भी खड़े हैं तालाब अब भी। ये पुस्तक अनुपम जी ने राजस्थान की जो, और पूरे देश की उसमें सुंदर बातें, उसकी टीका कर रहे हैं वो, कि कुइयां ऐसी बनती थी, टांके ये थे। वो बिल्कुल ये नहीं कह रहे हैं कि टांके ऐसे बनाइए, वो तो सीधी सीधी बात ये कर रहे हैं कि इस तरह इस देश में, इस राजस्थान में या देश के अन्य इलाकों में तालाब बनते कैसे थे, तालाब का पानी का काम कैसे होता था। और ये बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। इसमें यही नहीं रुके हो कि तालाब कैसे बनते थे, यहां रुक जाए। उन्होंने इन तालाब कैसे बनते थे के सहारे ये बताने की कोशिश की कि इस देश में तालाब बनाने में पूरा समाज कैसे शामिल होता था। तो इसमें तालाब में सिर्फ पानी नहीं, जो वर्षा का पानी एकत्र नहीं होता था, इसमें सहकार का द्रव्य भी होता था। ये सहकार पूरे ग्रामीण समाज का या पूरे समाज का, उनका आपसी ये लोक कौशल, और ये इसलिए ये लोक कौशल का अद्वितीय नमूना है, जो उन्होंने बाद में लापोड़िया पे जो एक छोटी सी पतली सी पुस्तक लिखी, उसमें उन्होंने बताया कि कैसे सारे गांव ने मिलके 20वीं शताब्दी में, अभी 21वीं शताब्दी में बल्कि, दोबारा पूरे उस गांव को हरा भरा कर दिया। उसमें तालाब बनाया, उसमें गोचर, गाय की चरने की जगह जो है उसको हरा कर दिया, वहां उसमें दूध बढ़ गया उस इलाके में, लापोड़िया में। आज भी समाज जब मिल के ये करता है तो हो जाता है ऐसा। ये उन्होंने उसका एक, यानी इस देश में, इस सभ्यता में जो एक
अंडर लेयर है, आप समझिए, अंतःसलिल जो समाज है, अंतःसलिल जो समाज है, सहकार है, उसको, उसकी टीका की उन्होंने, जिसे हम आधुनिकता के अंधे, सावन के नहीं, हम आधुनिकता के अंधे हैं एक्चुअली, वो हमें दिखाई नहीं देता। उन्होंने देखा उसको, और पानी सिर्फ नहीं देखा, ये नहीं देखा, तालाब उनके लिए टेक्नोलॉजी नहीं थी, ना इस समाज के लिए थी। तालाब अनुपम जी के लिए ग्रामीण समाज के सहकार की प्रक्रिया का एक श्रेष्ठ नमूना। इस तरह कैसे भारत पारंपरिक समाज मिलजुल कर काम किया करता था। यहां यह ख्याल रखिए कि चाहे विवेकानंद हो और चाहे श्री अरविंद हो, हमारे एक दार्शनिक दोस्त हैं प्रद्योत कुमार मुखोपाध्याय, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि इन दोनों, ये बड़े लोग हैं, श्री अरविंद भी और विवेकानंद भी, लेकिन इन दोनों लोगों ने भारत को हमेशा एक आध्यात्मिक भूमि के रूप में चित्रित किया, मानो भारत में लोक कौशल था ही नहीं, मानो भारत में शिल्प था ही नहीं। सच्चाई यह है कि भारत में 19वीं शताब्दी तक भारत, यह समाज दुनिया में सबसे बड़ा, यहां शिल्प सबसे अधिक संख्या में, सबसे अधिक तरह तरह के शिल्प थे, रहे हैं, आज भी बहुत बड़ी संख्या में हमारे यहां शिल्पी हैं, क्राफ्ट्समैन हैं, कारीगर हैं। जबकि श्री अरविंद और विवेकानंद का मानना था कि ये तो अध्यात्म है यहां। तो उसमें हुआ क्या कि यूरोप को, हमारे उपनिवेशकों को ये बहाना मिल गया कि भाई आपके पास तो कोई अपना समाज का काम करने का, भौतिक काम करने का, मटेरियल कल्चर तो आपका है नहीं, तो वो सारा हम कर देते। तो उन्होंने अपने ढंग की सड़कें बना दी, अपने ढंग के पानी की व्यवस्था कर दी, जिससे सारा पानी की व्यवस्था हमारे यहाँ मोटे तौर पे गांव में या बहुत सारे शहरों में बहुत ही घटिया स्तर की विकसित हो गई, क्योंकि वो ना तो हम उसके लिए तैयार थे और ना ये भूमि उसके लिए तैयार थी। आप सोचिए कि एक समाज शताब्दियों के अनुभव के आधार पर कुछ चीज विकसित करता है, और एक दूसरा व्यक्ति आता, दूसरी सभ्यता यहां आती है, और दूसरे लोग आते हैं, उपनिवेशक आते हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए सारा कुछ यहां लागू कर देते हैं, और उनको लगता है कि ये ज्यादा स्थायी है, और हम स्वीकार भी कर लेते हैं। लेकिन जो मुख्य बात है इसमें कि अनुपम जी ने ये बताने की कोशिश की कि हमारे जो तालाब बने, हमारे यहां जो पानी का कार्य हुआ या मिट्टी बचाने का कार्य हुआ, ये सारे कार्य, लापोड़िया जैसा जो उदाहरण मैं बता रहा था आपको, ये समाज के साथ आने से कभी भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इस समाज में, पारंपरिक समाज में ये होते रहे हैं, और यह संभावना इस समाज से आज भी खत्म नहीं हुई है। एक मिनट रुकिएगा, अल्पना बोलो, ये बोलो, एक मिनट, सिर्फ एक मिनट, ये इसको पावर कनेक्ट नहीं, वो लाना पड़ेगा। तो ये यानी ये संभावना, टीकाकार करता क्या है? टीकाकार ये करता है कि सभ्यता की जो सोई हुई संभावना है, सुषुप्त संभावना जो उसकी, उसको जागृत कर देता है, उसको, उसमें सक्रिय होने की सामर्थ्य, सरकार, उसमें सक्रिय होने की सामर्थ्य को उत्पन्न कर देता है। और ये बहुत बड़ा काम है, कम से कम भारत जैसे समाजों में जहां आधुनिकता बहुत गहराई तक अभी एक हद तक पहुंची है, लेकिन फिर भी पारंपरिक विवेक जीवित है। उसके लिए यह अनुपम जैसे टीकाकार, अब आप देखिए चिपको आंदोलन की जो उनकी व्याख्या है,
ये तो आपको पता ही है कि वो चिपको आंदोलन पर लिखने वाले पहले व्यक्तियों में हैं, और उन्होंने फिर से इसको किसी व्यक्ति को केंद्र में रख के उस व्यक्ति को नायकत्व देते हुए बाकी सब कहने के स्थान पर उन्होंने उत्तराखंड के उस समाज को नायक बनाया, क्योंकि उनको पता था कि यह कार्य तभी हो सकता था जब यह पूरा समाज उसमें शामिल होता। दूसरे शब्दों में अनुपम जी की भारतीय समाज की टीका ये है कि भारत में समाज के सक्रिय होने से ही अधिकांश लोक कार्य संभव हुए हैं। और ये याद रखने की बात है। अब मैं बताता हूं उसमें क्या महत्व का है। महत्व का ये है कि यूरोप में, आधुनिक समाज में व्यक्ति प्रधान है। यानी एक व्यक्ति कुछ करता है, बाकी या तो उसमें उसका अनुकार करते हैं, अनुकरण करते हैं, जो बहुत सारी धार्मिक परंपराओं में भी है, और उसी व्यक्ति को नायकत्व प्राप्त होता है, जिसके आधार पर ज्यादातर हॉलीवुड की फिल्में बनती हैं, उपन्यास लिखा गया, उसमें भी व्यक्ति का महागाथा होती है। जबकि अनुपम जी की टीका, भारतीय सभ्यता की अनुपम जी की टीका यह है कि भारत में एक व्यक्ति उत्प्रेरक या 4 व्यक्ति उत्प्रेरक भले हों, लेकिन नायकत्व समाज के हाथ में होता है। समूचा समाज जब साथ आता है और अपना विवेक अलग अलग व्यक्ति लेके आता है, और इन अलग अलग विवेक के सहारे जो एक सामूहिक विवेक की सृष्टि होती है, उससे लोक कार्य संभव होते हैं। और ये आप अनुपम जी के काम में पहली पुस्तक से लेके उनकी बाद तक के लेखन में निरंतर देख सकते हैं कि कैसे, इसीलिए अनुपम जी के जो निकट लोग रहे, जैसे छतर सिंह जी जिनका कल एक वक्तव्य, बड़ा सुंदर वक्तव्य था उनका, बहुत ही सुंदर। उन्होंने भी, वो भी जल का, समाज का कार्य कर रहे थे। उन्होंने भी, जो आपने सुना होगा, जब भी वो बात करते थे हम लोग बोलते थे, क्योंकि उनकी दृष्टि, अनुपम जी और उनमें यही साम्य कि उन्होंने भी समाज को केंद्र में रखा, व्यक्ति को नहीं। इस समाज केंद्र में, समाज एक कार्य को संभव कर पा रहा है, उनके कारण हो रहा है। और ये एक अनुपम जी ने जल के कार्यों को करने की जो टीका भारतीय समाज में होता था, जल का कार्य किस तरह, उसकी जो टीका लिखी, और उस टीका के आधार पर इस समाज की जो कल्पना हमारे सामने रखी, पारंपरिक समाज की, जो अभी जीवित है, जो भले हमारे चुनाव के घटाटोप में छुपा हो, जो हमारे मूर्ख विश्लेषकों के जो वो विश्लेषण करते हैं उसके पीछे छिपा हो, जो कहते हैं साहब इतने % ये जातियां हैं। इतनी मूर्खता, बाप रे! ये मनुष्य नहीं समझते इन लोगों को, जिनका अपना विवेक होता है। ऐसा कोई मनुष्य पैदा नहीं हुआ है आज तक इस दुनिया में जो स्वविवेक से पैदा ना हुआ। उसको इस तरह देखना, उसके बरक्स, उसके पूरी तरह अलग। अनुपम जी ने इस समाज में रहते हुए हर व्यक्ति के व्यक्तिगत विवेक का सम्मान किया, और ये कहा कि कैसे जब ये अलग अलग, इसीलिए आप उनकी जितनी भी टीकाएं पढ़िए, उनका चाहे तालाब की किताब पढ़िए या मिट्टी रोको की पढ़िए, चिपको की, कोई भी किताब पढ़ लीजिए, उसमें हमेशा आता है कि एक ने ये सलाह दी, दूसरे ने ये सलाह दी, तीसरे ने ये, सारे चरित्र खड़े हो जाते जैसे रेणु के उपन्यास में होते। और वो क्यों होते हैं? क्योंकि अनुपम जी का ध्यान हर समाज के हर व्यक्ति पर है। वो उन्हें किसी एक
नृतत्व शास्त्रीय या समाज शास्त्रीय कोटि मानकर नहीं देखते। वो उन्हें व्यक्ति, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो अपने स्व को, अपने अहंकार को, अपने सृजन को साथ में पूरे समाज की सृजनशीलता में शामिल करने तैयार हो, ऐसे व्यक्ति के रूप में वो देखते हैं। और ये एक पारंपरिक समाज के अनोखे टीकाकार का लक्षण है। अनुपम जी, धर्मपाल जी या गांधी जी, विनोबा, ये लोग, इन लोगों के होने से ये हम सबको विश्वास बैठता है। हम सब लेखक निकम्मे, मतलब घर बैठ के कहानी, कविता, उपन्यास लिखते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ देखते हैं, हमको विश्वास बैठता है कि इस आधुनिकता का, इस आधुनिक जो विषाक्त हो गई आधुनिकता है, जहां नियंत्रण ही एकमात्र लक्ष्य हो गया है सभी का, सभी शासकों का, केवल नियंत्रण करना, हमारे आपके कपड़ों को, हमारे आपके चाल ढाल को, हमारे आपके सोचने की प्रक्रिया को, ऐसी आधुनिकता के परे भी इस समाज में कोई संभावना बाकी है। इसी कड़ी में अभी हाल में मैंने एक किताब, जो हमारे एक फिल्मकार मित्र हैं, ऐसे ये नहीं की होती उन्होंने किताब, अगर अनुपम जी की किताब सामने उनके ना होती, और ये अमित दत्ता हैं, इन्होंने अभी कांगड़ा जिले में कूलों पे काम किया है। वहां कूल होती हैं, पानी की सिंचाई व्यवस्था है, पारंपरिक सिंचाई व्यवस्था है, जिसमें कैसे पूरा समाज शामिल हो जाता है। उन्होंने बहुत सारे जो कोली होते हैं, जो कूलों के देखरेख करते हैं, उनपे, यानी ये जो अनुपम जी की चलाई परंपरा, टीकाकार की परंपरा चलती है, एक से दूसरा बैटन, जैसे वो रिले रेस होती है ना, तो एक आदमी अपना बैटन दूसरे को देता है। ये आधुनिकता में नहीं होती। आधुनिकता में एक वैज्ञानिक दूसरे को उल्टा के नई थ्योरी लाता है, नया सिद्धांत लाता है कि नहीं, हमने आपको गलत कर दिया, अब आप चलिए। हालांकि उसमें एक तंतु रहता है निरंतरता का, लेकिन उसको, उस पर ध्यान, उसको ऐसे संयोजित किया जाता है कि वो दिखे ना, नई चीज दिखे बस। लेकिन टीकाकारों की में जो निरंतरता होती है वो ऊपर होती है, जिसको हम चित्रकला की भाषा में फोरग्राउंडेड रहती, आगे होती है वो, और जो बदलाव है वो थोड़ा पीछे होता है। तो अमित ने भी कूलों पे जो फिल्म बनाई है, एक तो बड़ी सुंदर फिल्म बनाई, और उस पे किताब लिखी। उस किताब में भी पानी का जो काम है, वो सिर्फ जो पानी का लोग काम करते हैं, उसके आधार पर उन्होंने उस कांगड़ा के उस समाज की कल्पना की। ये अनुपम जी की प्रेरणा से, अनुपम जी जैसे टीकाकारों की प्रेरणा से हो सका। इस कुल उसमें मैं कहने की यह भी कोशिश कर रहा हूं कि हमें हमारी पारंपरिक समाज के टीकाकारों की, यहाँ के आधुनिक योजनाकारों से कहीं अधिक आवश्यकता है, क्योंकि यह समाज और इसकी अपनी नैसर्गिक प्रक्रियाएं, इसकी पारंपरिक प्रक्रियाएं आज भी जीवित हैं। उनमें मैं ये नहीं कहता कि उसमें कुछ थोड़ा आपको कम बढ़ नहीं करना पड़ेगा। उसकी टीका का अर्थ ही है कि उसको समकालीन परिवेश के लिए, परिस्थिति के लिए उपलब्ध करना, वो तो करना पड़ेगा, लेकिन उसको त्याग के आप नहीं खड़े आगे इस समाज को ले जा सकते हैं। यह समाज अपने इस नैरंतर्य प्रधान तत्व के स्वभाव के आधार पर ही आगे चलेगा। यह बहुत इस समाज का बड़ा चारित्रिक इसकी विशेषता है। हाँ, तो इसको ये इसकी चारित्रिक, ये इसका चरित्र है कि इसमें इस नैरंतर्य का सब आप साधारण सवालों से पता लगा सकते हैं। आप किसी से मिलने जाइए तो पूछते हैं कि भाई आप किस घर के, कौन से गांव के हो, कौन से देश के हो, आपके कौन हैं। बल्कि मैं अक्सर देखता हूं कि हम डॉक्टर चूंकि मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो लोग हमसे पूछते हैं साहब आपके बैच में कौन था, आपके पहली बैच में। ये वही सवाल हैं, बदले हुए सवाल है, ये निरंतर का सवाल है। ये यूरोप में कोई नहीं पूछेगा आपसे।
ये दिल्ली, ये बंबई में आजकल ज्यादातर लोग आपसे नहीं पूछेंगे सवाल। यह सवाल एक पारंपरिक, भारतीय पारंपरिक विवेक से पैदा हुआ सवाल है कि आपके बैच में कौन था, आपके पहले कौन था, उसके पहले कौन था। ये सब निरंतर है, क्योंकि ये इस समाज का स्वभाव है। अनुपम जी जैसे टीकाकार इस समाज में छिपी और बल्कि उसमें सक्रिय जो पारंपरिक प्रक्रियाएं हैं उनकी संभावना को उद्घाटित करते हैं अपनी टीका। और इसमें टीकाकार में जो बुनियादी गुण होता है उसका, वो होता है विनय। वो इस समाज की को गहरे से गहरे तक अन्वेषित कर कुछ इस तरह सामने लाता है मानो उसको ये सतह पर ही रखा हुआ मिल गया था और उसको कुछ नहीं करना पड़ा। अनुपम जी के व्यवहार में अनुपम जी एक श्रेष्ठ टीकाकार होने की उनमें सारे गुण थे। ये अहंकारी व्यक्ति नहीं कर सकता। आपको जब राघव भट्ट टीका लिखेंगे कालिदास की, तो उन्हें यही मानना पड़ेगा कि वो जो भी नई उद्भावना कर रहे हैं, जो भी नई दृष्टि पैदा कर रहे हैं, वो कालिदास में अंतर्निहित थी। उन्होंने कोई नई बात नहीं की। यही अनुपम जी के लेखन में है। अनुपम जी के लेखन पढ़ते हुए वो एक क्षण के लिए भी आपको यह अंदाज नहीं लगने देते कि यह जो भी उद्भावना वो कर रहे हैं, उत्प्रेक्षा वो कर रहे हैं, नई बात कर रहे हैं, वो मानो उनकी अपनी है। वो हमेशा कहते हैं कि समाज में ये। और एक और बात अनुपम जी की, ये अंतिम मैं बात, मेरे ख्याल से बहुत समय हो गया है, मैं कुछ एक बात और अनुपम जी की, जो उन्होंने ऐसा जो टीकाकार होता है जैसे अनुपम जी थे, वो राज्य सत्ता को सलाह देने के स्थान पर, क्योंकि राज्य सत्ता और समाज के बीच में आधुनिक समाज में दूरी हो जाती है, जो हमारे यहां हो गई है, ये दूरी बढ़ती जाती है। अनुपम जी ने राज सत्ता को सलाहें देने के स्थान पर समाज की अपनी संभावना को समाज के सामने उद्घाटित किया कि तुम्हें राज सत्ता का मुंह जोड़ने की कोई जरूरत नहीं। तुम अपने आप में स्वायत्त बन सकते हो। तुम अपने आप में, तुम में ये सामर्थ्य है क्योंकि तुम ये करते रहे हो। धर्मपाल जी तो यहां तक मानते थे कि अगर एक पूरे जिले से या एक ब्लॉक से सरकार को हटा लिया जाए तो ग्रामीण जो भी गांव के लोग हैं, उस ब्लॉक के लोग हैं, अपने आप एक अच्छा शासन स्वयं बना लेंगे, क्योंकि भारतीय समाज इसी तरह चला है। अनुपम ये कह रहे हैं अपनी टीका में कि अगर राज सत्ता अपने को इन लोक कार्यों से हटा ले तो ये ज्यादा सुचारू रूप से हो जाएंगे। यानी अगर हम जो पानी उपलब्ध कराने के नाम पर जो कुछ करते रहते हैं, अगर वो हम करना कम कर दें और पारंपरिक पद्धतियों को ज्यादा महत्ता देने लगे, जो समाज अपने आप करे, तो ये समाज ज्यादा जल के विषय में ज्यादा आत्मनिर्भर होगा और प्रकृति को नष्ट भी नहीं करेगा, बल्कि उसको वो उसको उसके प्राण लेने की जगह उसको प्राणवान बनाए रखेगा और स्वयं उसके बीच में प्राणवान रहेगा। ऐसा कार्य ये योजनाकार नहीं कर सकते। इसके लिए ऐसे लेखक की जरूरत थी जो समाज को जागृत करता अपनी टीका से, शांत ढंग से। और अनुपम जी का काम, मैं बिल्कुल निश्चय से कह रहा हूं, ये बहुत समय तक जिंदा रहने वाला काम है, क्योंकि इसमें इस समाज की सोई हुई संभावना
जगी हुई है। और उनका संबोधी, वो जिससे बात कर रहे हैं, वो समाज है, राज नहीं है। बल्कि आप उनके लिखे हुए में अनेक जगह ये पाएंगे कि पूरे समाज को संबोधित कर रहे हैं वो, कि समाज यह करता है। अब मुझे याद आता है कि फरहाद कॉन्ट्रैक्टर जो उनके साथ काम करते थे, उन्होंने राजस्थान में जहां काम किया, या छतर सिंह जी ने जहां काम किया जैसलमेर में, इन सारे लोगों ने वहां के समाज को शामिल करके वो सारा पानी का कार्य किया है, वरना वो कार्य नहीं हो सकता था। इस व्यापक अर्थ में यह समाज को राज्य से या राज्य सत्ता से स्वायत्त करने का एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन बहुत शक्तिशाली प्रयास रहा है। और अगर जिन लोगों को राजनीति हर चीज में देखने की आदत हो, तो इसमें ये एक बड़ी अच्छी राजनीति है, जहां समाज राज पर निर्भर, राज पर हर चीज के लिए राज की तरफ ना देखता रहे, और उसके बदले में राज उसको काठ की पुतली की तरह हिलाता रहे। इसके स्थान पर समाज में अपनी सामर्थ्य को जगाने का काम अनुपम की इन तमाम पुस्तकों में, जो इस सभ्यता की अनुपम टीकाएं हैं, उन्होंने किया है। इस व्यापक अर्थ में अनुपम का काम न सिर्फ भारत में आधुनिक सभ्यता को चुनौती देता है और पारंपरिक विवेक की पुनर्स्थापना करता है, पारंपरिक विवेक की पुनर्प्रतिष्ठा करता है उसके अपने तमाम खुलाओं में। ये यूरोप में भी या दुनिया के दूसरे देशों में, जहां आधुनिकता ने तमाम तरह की टेक्नोलॉजीज के सहारे लोगों को, समाज को बहुत हद तक बांध के रखा है, उनको नियंत्रण कर रखा है, उनको नियंत्रित कर रखा, उनको भी स्वायत्त होने की राह सुझाता है। ये सिर्फ भारत का मामला नहीं है। जैसे गांधी का जो आंदोलन है या दृष्टि है, वो भारत में उत्पन्न जरूर हुई है, लेकिन ऐसे सारे समाजों में क्यों के लिए वो महत्व की है, जहां परंपरा किसी भी रूप में जीवित है। परंपरा, हमारे ध्रुपद के उस्ताद थे जिया फरीदुद्दीन डागर साहब, उन्होंने कहा था कि जिस तरह नदी रेत में नीचे जरूर चली जाए, खत्म नहीं होती, आप थोड़ा खोदिए तो फिर बहने लगती है। आप नए तरह से कुछ काम करिए, आसपास तालाब बनाइए, कुछ करिए, हरियाली उसमें आए तो वो नदी फिर बहने लगती है। इसी तरह परंपरा, पारंपरिक विवेक जो है, जो सदियों से लोगों की कल्पना और विचारशीलता से एकत्र होता है, वो जैसे ही आप प्रयास करते हैं, खोदते हैं, उसको नई तरह से समझने की कोशिश करते हैं, तो वो फिर बहने लगता है, फिर सक्रिय हो जाता है। और मैं इस अर्थ में अनुपम जी का जो कार्य है, उसको इस आधुनिक, जहां तक ये विभीषिका है, पूरे अर्थ में तो नहीं है, कुछ तो उसमें ठीक ही है, लेकिन जो व्यापक इसकी विभीषिका पैदा हुई है दुनिया में, उसको उसके बरक्स, बल्कि उसमें से ही, उसमें गहरे जाके, उसके परे जाके मानवीय सहकार, मानवीय सृजनात्मकता की संभावना के रूप में अनुपम जी का ये कार्य है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने इतनी देर, मैं बोलता रहा, जाहिर है मुझे आप में से किसी का चेहरा या वो सब दिखाई तो नहीं दिया, मुझे अपने ही ये फिजूल का चेहरा पूरे वक्त दिखाई देता रहा, बट मैं आप सबका बड़ा आभारी हूँ कि आपने इतनी देर तक मेरे इस वक्तव्य को सुना। और जो हमारी देर हुई थी, वो उसमें सिर्फ सारी गलती हमारी तरफ से थी। अर्पण जी बेचारे पूरा प्रयास कर रहे थे, लेकिन हम ही थोड़े
अधिक लापरवाह और अपेक्षाकृत डिजिटल उसमें थोड़ी निरक्षर निकले, लेकिन इसमें कोई गलती अर्पण जी की नहीं थी, सब हमारी थी। धन्यवाद। बोलो, इसको बोलो, बोला। उसमें क्या करना था? बंद हो गया, हो गया, बोलिए। हाँ, खत्म हो गया। हाँ, क्या करना है? वो कुछ कहा था, पूछ लो उनसे। फिनिश नहीं करना है। स्विच ऑफ है। इसको अब तो हटा सकते होंगे ना? क्या? ये हाँ, नहीं करना क्या है? नहीं यार, फिनिश करने से वो शायद रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगी। नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं खत्म। उन्होंने कुछ कहा है ना, सेव करने का कुछ। हाँ, देखो क्या है। नहीं, फिर से लगाओ। फिनिश करके ही होगा यार। उन्होंने बोला था। उन्होंने बोला तो नहीं था, मुझे ऐसा लगता है। जी अर्पण जी, उसको सेव कर मतलब शेयर करने के लिए फिनिश करके ही आएगा ना ऑप्शन? जी जी जी।